स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य को। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ अशोक के बारे में हमको डीपली पढ़ना है। बाकी तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, इनके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी लेनी है। डीपली पढ़ना है हमको अशोक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य काल इसका कब से कब तक होता है? तो 322 BC से लेकर 185 BC तक, 322 BC से 185 BC तक होता है। अच्छा, ये जो निशान लग रहे हैं ना, आपको निशान दिख रहे होंगे। इससे पहले मैंने ये वीडियो शूट किया तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अपना भी बंद हो गया। अब मैं बार बार इसको चेक करती रहूँगी कि बंद तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यस। तो यहाँ लौट कर जाते हैं। मौर्य साम्राज्य कहाँ था इनका शासन? तो मगध पर था। और मगध पे शासन तो था, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अच्छा, मगध पे तो और भी शासकों ने राज किया होगा, मौर्य साम्राज्य से पहले भी, मौर्य साम्राज्य के बाद भी। तो आइए सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आया हुआ है कई एग्जाम्स में, ये क्रम से लगाने को आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर इस वर्ड को अगर आप याद रखोगे, ये जो लिखा हुआ है हसिन मौसू कांद्र, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हसिन मौसू कांद्र, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंडव वंश और आंध्र सातवाहन वंश। इनको मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कंडव और आंध्र सातवाहन। क्रम से लगाने के लिए आ जाए तो आप लगा सकते हो, आपको सिर्फ ये वर्ड ध्यान रखना है। तो ये मगध पे शासन करने वाले राजा हुए हैं, सारे शासक हुए हैं, मतलब वंश हुए हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है अशोक के शिलालेखों से, जूनागढ़ अभिलेख से। अशोक के शिलालेखों से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और ये कुछ बुक्स हैं मौर्य साम्राज्य की, जिनमें है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। इन तीनों बुक्स के राइटर आपको बता के जाने हैं कमेंट सेक्शन में, राइट? क्योंकि पीईटी का एग्जाम है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, मुद्रा राक्षस के कौन है, या फिर इंडिका के राइटर कौन हैं। तो ये सब इन सब से मिलती है मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोगों को जानकारी। और अब आगे बढ़ाते हैं बात को। ये जो मौर्य वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का एक अन्य नाम भी होता है विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य भी इनका एक नाम होता है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को पराजित करके, ठीक है, नंद शासक घनानंद को पराजित करके 322 BC में ये मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट थे। इनको भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है, भारत का मैकियावेली इनको बोला जाता है। भारत का मुक्तिदाता इनको क्यों बोला जाता है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि मकदूनियाई दासता से इन्होंने भारत को मुक्त कराया। ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं कि उस टाइम पे सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो सिकंदर मकदूनिया से आया था ना, मकदूनिया का शासक फिलिप का बेटा था। तो मकदूनियाई दासता से भारत को मुक्त कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसीलिए बोला जाता है इसको भारत का मुक्तिदाता। ठीक है, तो अब थोड़े से क्रम देख लेते हैं इनका। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक होते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक, अशोक के पुत्र कुणाल, और कुणाल के बाद भी कई और शासक हुए हैं जिनको जानना हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और इवन बुक्स में गिवन भी नहीं है उनके नाम। ठीक है, अंतिम शासक के बारे में आप लोग जानिए कि अंतिम शासक, क्योंकि पूछा जाता है प्रथम और अंतिम, तो या तो संस्थापक पूछा जाते हैं या फिर अंतिम पूछा जाता है। तो अंतिम शासक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। देख रहे हैं ना आप लोग, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। तो बृहद्रथ यानी जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक होता सिद्ध होता है ये, और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं।
अब हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में गिवन है अशोक, तो अशोक को हमको डीपली पढ़ना है। आइए, अशोक जन्म कब होता है इसका? तो जन्म होता है 304 BC में। याद रखना है सब कुछ अशोक के बारे में। तो 304 BC में इसका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो पाटलिपुत्र पटना, जहाँ पे इनका साम्राज्य था, वहीं पे होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र में इनका जन्म होता है। माता का नाम और पिता का नाम भी जरूरी है। तो पिता का नाम होता है बिंदुसार और माता का नाम होता है सुभद्रांगी। माता का नाम एक एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए, क्योंकि यूपी का एक रिकॉर्ड सा ही रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो सुभद्रांगी इसकी माता का नाम होता है। और पत्नी होती है इसकी बिंदुसार के एक्चुअली 16 पटरानियाँ थीं और उन 16 में उनके पुत्र हुए थे 101, जिनमें से सुसीम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो अशोक की माता थी वो सुभद्रांगी था उनका नाम। अब इनकी पत्नी का नाम देखते हैं, अशोक की पत्नी। तो अशोक ने भी कई सारी शादियाँ की थी, जैसे कि इनकी पत्नियों में एक देवी का नाम आता है, कारुबाकी का आता है, पद्मावती और तीसरे रक्षिता। जो कि कारुबाकी है ये मत्स्य कन्या थी। और कहाँ की थी? तो कलिंग, उड़ीसा की थी। और जब अशोक को निर्वासित कर दिया था सुसीम के कहने पर बिंदुसार ने, तो वो निर्वासित का जो टाइम था अपना निर्वासन का, वो कलिंग में बिता रहे थे। तो उसी टाइम पे यहाँ पे उनकी मुलाकात कारुबाकी से होती है और आगे चलकर ये इनसे शादी भी करते हैं। और इन्हीं के जो पुत्र होते हैं उनका नाम कुणाल होता है। राइट, ये कुणाल की माता होती है कारुबाकी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके संतान के बारे में। तो संतान के बारे में है महेंद्र, संघमित्रा, इनका नाम आपने सुना होगा, पढ़ रखा होगा, क्योंकि इनके नाम कई बार आ चुके हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने किसको भेजा था अशोक ने? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों बहन भाइयों को भेजा था। और कुणाल जो कि अशोक के बाद शासन को संभालेंगे। ठीक है, अच्छा, ये अशोक जो है, इनका नाम अशोक कहाँ पर मिलता है? क्योंकि इनके जो शिलालेख है वहाँ पे तो इनका नाम मोस्टली देवनाम प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवनाम प्रियदर्शी को हम लिख देते हैं कहीं, जैसे यहीं पर लिख देते हैं। देवनाम प्रियदर्शी या फिर दर्शी भी कहीं कहीं मेंशन है। तो इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो ज़्यादातर अशोक के जो शिलालेख है वहाँ पर इसी नाम का उल्लेख है, लेकिन अशोक नाम का उल्लेख हमको मिलता है मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। कौन कौन सा अभिलेख में? मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में हमको अशोक का नाम अशोक मिलता है। जबकि एक ब्राह्मू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, इसमें इसने अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, अशोक ने कौन से शिलालेख में खुद को मगध का सम्राट बताया है? तो ब्राह्मू अभिलेख है जो कि राजस्थान में है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अशोक का राज्याभिषेक कब कौन से ईयर में हुआ। तो अशोक का राज्याभिषेक एक्चुअली 2 बार हुआ है। एक बार 272 BC में और एक बार 269 BC में। हुआ क्या कि जो बिंदुसार थे यानी कि अशोक के पिता थे, वो चाहते ही नहीं थे कि अशोक राजा बने, वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा सुसीम राजा बने। तो जबकि जब ये, और उस टाइम पे जो सुसीम थे वो तक्षशिला के गवर्नर थे और अशोक थे अवंती यानी कि उज्जैन के गवर्नर। तो तक्षशिला में, क्योंकि ये इतने योग्य थे नहीं, तक्षशिला में इनके टाइम पे, इनके गवर्नर रहते के टाइम पे विद्रोह होते हैं और वो अपने पिता को इस चीज़ के लिए मना लेते हैं कि इन विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को यहाँ पर भेजा जाए तक्षशिला में। बिंदुसार अशोक को आज्ञा देते हैं कि तक्षशिला में जाकर इन विद्रोह को दबाइए आप। अशोक वहाँ पे जाते हैं, लेकिन अशोक, क्योंकि अशोक का नाम ही सुनकर वहाँ पे, क्योंकि अशोक बहुत ही योग्य थे पहले से ही, तो उनका नाम ही सुनने से ही कि वो आ रहे हैं दबाने के लिए, तो वहाँ पे पहले ही विद्रोह शांत हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी प्रसिद्धि जो है काफ़ी बढ़ती जाती है, जो कि सुसीम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और वो अपने पिता से कहकर, क्योंकि पिता भी चाहते थे कि सुसीम ही राजा बने मेरे बाद, तो अपने पिता से कहकर वो उनको निर्वासित करवा दिया जाता है अशोक को, और वो कलिंग में भेज दिया जाता है उनको। कलिंग में ही उनको कारुबाकी से मुलाकात होती है वहाँ पे। अब आगे चलकर शादी भी करते हैं इनसे, और कुणाल नाम का पुत्र इन्हीं से पैदा होता है। ठीक है,
यहाँ तक हमने देख लिया सुसीम और अशोक के बारे में जानकारी ले ली हमने। फिर हम देखते हैं कि इनका राज्याभिषेक 2 बार कैसे हुआ। कि ये अपने निर्वासन का टाइम बिता रहे थे कलिंग में, तो उस टाइम पे इन्होंने सुना कि इनके सौतेले भाइयों ने इनकी माता सुभद्रांगी की हत्या कर दी है। तो ये वहाँ से वापस आते हैं और अपने सारे के सारे सौतेले भाइयों को मारकर राजगद्दी को संभालते हैं। ठीक है, लेकिन राजगद्दी संभाल ली इन्होंने 272 BC में, लेकिन अपना राज्याभिषेक कराया 269 यानी 269 BC में। इसीलिए 2 डेट्स यहाँ पे मेंशन है। अगर ये आता है एग्जाम में कि कब राज्याभिषेक कराया तो 269 BC हमको वहाँ पे टिक करना होगा। 269 BC में ये यहाँ के राजा बन जाते हैं और उसके बाद राजा बनने के 8वें वर्ष यानी कि 261 BC हो गया वो, तो 261 BC में यहाँ पे कलिंग का युद्ध होता है। और कलिंग का युद्ध तो इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है, बिल्कुल परिवर्तित कर देती है इनके हृदय को। बौद्ध धर्म को ये अपना लेते हैं, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो अच्छा, कलिंग युद्ध की वजह क्या थी ये भी हमको जानना जरूरी है। एक सेकंड देख लेते हैं, बंद तो नहीं हुआ। यस, प्रॉपर चल रहा है इस टाइम, तो पहले बंद हो गया था। तो कलिंग का युद्ध हुआ क्यों था ये जानना जरूरी है। तो कई सारे विद्वानों ने अलग अलग ही बताया है। जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं कि इसका रीजन जो था कलिंग पर युद्ध करने का वो साम्राज्य का विस्तार ही था। साम्राज्य का विस्तार था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये कारुबाकी के लिए युद्ध हुआ था, जो कि मत्स्य कन्या थी कलिंग की थी, इनके लिए ये युद्ध हुआ था कलिंग का। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो कलिंग था ये हाथियों के लिए बड़ा ही फेमस था। अशोक को हाथी चाहिए थे काफ़ी, इसलिए ये युद्ध हुआ था। लेकिन एग्जैक्ट रीजन कहीं नहीं मिलता है, ये तीनों रीजन ही मिलते हैं कि कलिंग का युद्ध आखिर हुआ क्यों था 261 BC में। तो ये 261 BC 8वां साल था राज्याभिषेक का। और इस युद्ध से वो बहुत ही हृदय परिवर्तन हुआ उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत ही भयंकर विनाश हुआ है। लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख ही बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, एंड इतने ही लोग बुरी तरीके से घायल हुए। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक टाइप हुआ वहाँ पे। तो इनका हृदय जो है चेंज हुआ और आगे चलते हुए फिर ये जीवन में आगे मतलब उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भेरी घोष की जगह धम्म घोष यानी कि जो युद्ध को त्याग दिया इन्होंने और धम्म को अपनाया। ठीक है, राज्याभिषेक के 10वें ईयर में इन्होंने बोधगया की यात्रा की और 20वें साल में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी। 8, 10 और 20 ये तीनों ईयर आपको याद रखने हैं। राज्याभिषेक के 8वें साल में हुआ कलिंग का युद्ध, 10वें साल में बोधगया की यात्रा की और 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की। और ये दोनों स्थान आपको पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एंड लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमको मिलता है। ओके, अब आते हैं हम इधर कि अभी तक वैसे तो 14 शिलालेख पढ़े जा चुके हैं उनके, लेकिन 40 शिलालेख अभी तक उनके खोजे जा चुके हैं। खोजे किसने थे इनको? तो खोजा था टी फैंथेलर ने। टी फैंथेलर ने इनको खोजा था कब? 1750 में। जबकि पढ़े किसने? तो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। दोनों नाम याद रखने। एक्चुअली हमको ना बचपन से ही मुझे तो ये याद है कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में। ये भी, लेकिन खोजा किसने, कब खोजा ये नहीं पता था। ये जब मैं पढ़ रही थी इसको क्योंकि मेरे खुद के नोट्स से होते हैं ये सारे, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ होता है, तो मैंने अपने नोट्स में मैं भी इस चीज़ को भूल चुकी थी। फिर से दोबारा से मैंने पढ़ा इसको। तो टी फैंथेलर ये नाम भी आपको याद रखना है। 1750 में शिलालेखों की खोज की अशोक के, और पढ़े किसने? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अच्छा, ये कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं वो है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और ये दोनों ही मिलते हैं पाकिस्तान में। आपको पता ही होगा कि जो अशोक हैं, सम्राट अशोक या चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि इनसे बड़ा कोई सम्राट यहाँ पे हुआ नहीं है। अगर आप
इंडिया का मैप देखोगे पूरा, तो पूरे इंडिया पे तो इनका शासन था। इधर पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, इधर आते हैं तो नेपाल, और इधर पूर्व में आते हैं तो म्यांमार, नीचे पूरा दक्षिण तक, मतलब इन्हीं का शासन था। बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, इसीलिए इनको बोला जाता था चक्रवर्ती सम्राट अशोक, राइट। तो ये जो खरोष्टी लिपि में इनके जो 2 शिलालेख मिले हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में मिलते हैं। और ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो शिलालेख हैं वो है तक्षशिला और लघुमान। ये लघुमान लिखा हुआ है, लघुमान, ओके। ये ग्रीक और अरमाइक लिपि में हमें मिलते हैं, जबकि बाकी और जो बचे शिलालेख या फिर गुहालेख या फिर स्तंभलेख। अच्छा, ये इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को कि शिलालेख बोल रहे हैं, कभी कभी स्तंभलेख बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर शिला पे छोटा पत्थर हो, शिला, उस पर लिखा जाए तो शिलालेख हो गया। स्तंभ पे, बड़े बड़े स्तंभों पे लिखवाया जाए, स्तंभलेख हो गया। दीवारों पे लिखवाया जाए, भित्ति लेख हो गया। गुफा में लिखवाया जाए, गुहालेख हो गया, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये हमने देख लिया। अब बाकी जो बचे उनके शिलालेख हो या फिर गुहालेख हो या फिर भित्ति लेख हो, जो भी हो, वो बाकी सब ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इधर और रह गई है कि जो एक अशोक के शासनकाल में एक यूनानी यात्री आया था, उसका नाम क्या था, तो डायोनिसियस आया था अशोक के शासनकाल में। इतना सब हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। और ये इन बुक्स के नाम, इन बुक्स के जो राइटर हैं, इनको आपको बता के जाना है कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद अशोक के शिलालेखों में किस शिलालेख में क्या गिवन है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये पार्ट अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।